गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अदानी ग्रुप में आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली 20,000 करोड़ का अपना एफपीओ जो है उसको एक तरह से कॉल ऑफ कर दिया है। तो अब हमें ये देखना चाहिए कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग होती क्या है। तो ये बेसिकली वो ऑफरिंग होती है जो एक ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज पे पहले से ही लिस्टेड है वो करती है, ताकि वो एडिशनल शेयर्स दे सके इन्वेस्टर को। ठीक है, एडिशनल सम ऑफ मनी जो है वो रेज़ करने के लिए मार्केट से फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग की जाती है। सबसे पहली बार जब आप मार्केट में से पैसा उठाते हो तो उसको आप आईपीओ कहते हो। उसके बाद जब आप पैसे उठाते हो, आप ऑलरेडी लिस्टेड हो, आपका आईपीओ ऑलरेडी आ चुका है। उसके बाद अगर आप जैसे शेयर होल्डिंग में कुछ चेंजेस ला रहे हो अपने शेयर्स इशू करके, उसको हम एफपीओ कहते हैं। ठीक है, तो एक एफपीओ के थ्रू एक कंपनी या तो फ्रेश शेयर्स इन्वेस्टर्स को इशू करेगी, या फिर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑप्शन दिया जाता है कि वो या तो अपने जो है वो शेयर्स को बेच बेच पाएँ अगले इन्वेस्टर्स को। अब जो है कंपनीज़ एफपीओ या तो इक्विटी कैपिटल ऑफ कोर्स रेज़ करने के लिए के लिए जो है वो इशू करती हैं। अब उस पैसे का वो इस्तेमाल करते हुए या तो अपने डेट को देंगी या फिर अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करेंगी, है ना? तो इसीलिए जो है ये फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग दी जाती है। 2 तरह की होती है, एक होती है डाइल्यूटेड, एक नॉन डाइल्यूटेड। जब डाइल्यूटेड एफपीओ होती है तो उसमें जो एक्सिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनकी ओनरशिप को डाइल्यूट करने के लिए जो है ये एफपीओ किया जा रहा होता है। कैसे? जब आप नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा दोगे तो जो एक्सिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनकी ओनरशिप परसेंटेज कम हो जाएगी, है ना? अगर आप नॉन डाइल्यूटेड एफपीओ कर रहे हो तो उसमें जो है ओनरशिप ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो है वो अफेक्ट नहीं होती है। जो बस आपके नॉन पब्लिक शेयर होल्डर्स हैं उनके जो है शेयर्स को जो है वो रिस्ट्रक्चर किया जाता है, उनको बेचा जाता है आगे। ठीक है, सो नेक्स्ट हम टॉपिक अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हिंडनबर्ग की जो रिसर्च रिपोर्ट थी वो अदानी ग्रुप को के ऊपर क्या कहती है। वो कहती हैं कि जो ऑफ कोर्स पहली बात तो याद रखो, हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलर है। तो अगर वो कोई बुरी रिपोर्ट निकालता है किसी के अगेंस्ट और उससे प्राइसेस फ्लक्चुएट होते हैं उस पर्टिकुलर ग्रुप के या उस स्टॉक के, तो ऑफ कोर्स उसी के थ्रू वो प्रॉफिट कमाता है। ठीक है, तो इसलिए ऑफ कोर्स ये बहुत पहले भी कई बार हो चुका है। नोकिया के केस में, बॉश के केस में ये हिंडनबर्ग ने यही सेम चीज़ किया था। उनके प्राइसेस को गिराया, उस स्टॉक को ख़रीदा, जब वो प्राइसेस दोबारा बढ़ने लगे और तो उसको बेच के प्रॉफिट कमाया। ठीक है, तो हिंडनबर्ग की जो रिसर्च रिपोर्ट है जो वो कह रही है कि ये हाईली ओवर वैल्यूड है अदानी स्टॉक्स बाय ऑल मीन्स। फिर उन्होंने बोला कि जो इनका बिजनेस है उसमें जो टोटल अमाउंट ऑफ करंट असेट्स है वो टोटल अमाउंट ऑफ करंट लाइबिलिटी से ज़्यादा है। फिर एडिशनल डेट लिया हुआ है कंपनी ने यूजिंग जो शेयर्स उनके खुद के पास हैं। ठीक है, और वो शेयर्स क्योंकि वो इन्फ्लेटेड हैं तो इसलिए जो डेट है वो सर्विस नहीं होने का एक तरह से इशू रह सकता है। फिर उन्होंने बोला है कि जो मैनेजमेंट में जो कुछ मेंबर्स हैं उनका क्वेश्चनेबल जो है वो पास्ट रहा है पहले। फिर उन्होंने बोला है कि जो अ, बाकी के शेयर्स जो रिमेनिंग पब्लिक शेयर्स हैं, मतलब ऑलरेडी जो है प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग 74% है अदानी ग्रुप में। मतलब जो अदानी गौतम अदानी है और उनके जो जो भी उनके जो है वो प्रमोटर्स हैं वो ऑलरेडी उनके ग्रुप में 74% को ओन करते हैं। बाकी का जो भी बचा है उसमें भी जो है किसी ना किसी तरह से जो है वो अदानी ग्रुप के जो है प्रमोटर्स कोई कोई कंपनी बना के या किसी भी और तरह से जो है वो शेयर होल्डिंग को कंट्रोल करते हैं। सो अब उन्होंने बोला है कि जो कंप्लायंस है उसमें भी दिक्कत है, क्योंकि एक ऐसी अदानी एंटरप्राइज और अदानी टोटल गैस में देखा गया है कि जो जो ऑडिटर्स हैं उनमें से एक ऐसा ऑडिटर था जो बहुत ही छोटी कंपनी है। मतलब अगर देखा जाए तो वो अदानी एंटरप्राइज और अदानी टोटल गैस जैसी कंपनीज को ऑडिट करने के लिए कैपेबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। गुजरात गवर्नमेंट ने रिसेंटली ओईसीडी के साथ जो है वो एक एग्रीमेंट साइन किया है ताकि प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट जो कि गवर्नमेंट स्कूल में किया जाता है गुजरात में, वो किया जा सके। तो एक ओईसीडी आपको पता है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है 38 कंट्रीज़ की। 1960 में इसको बनाया गया था। टिपिकली जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं जो फ्री मार्केट इकोनॉमी को सपोर्ट करती हैं वो उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है। पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। इकोनॉमिक रिपोर्ट्स, टेस्ट स्टेटिस्टिकल डेटाबेस एनालिसिस जो है वो पब्लिश करना, ये सब काम करती है। और अब ये प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट है क्या? तो ये एक इंटरनेशनल असेसमेंट है जो कि 15 साल के स्टूडेंट्स की रीडिंग, मैथमेटिक्स, साइंस लिटरेसी हर 3 साल बाद जो है वो चेक करता है। पहली बार 2000 में इसको जो है वो कंडक्ट किया गया था और इसको कोऑर्डिनेट कौन करता है? ओईसीडी।
ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं वॉलंटरी सेटलमेंट स्कीम। ये आपके जो है गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन बजट एक वॉलंटरी सेटलमेंट स्कीम लेके आया है ताकि जो है कमर्शियल या कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स हैं गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स के, उनको रिजॉल्व किया जा सके। ठीक है। तो बेसिकली ग्रेडेड सेटलमेंट मैकेनिज्म के मुताबिक कोर्ट आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने का ये तरीका है। इसमें कॉन्ट्रैक्चुअल जो डिस्प्यूट्स हैं गवर्नमेंट और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स के बीच में, उनको जो है वो इसे रिजॉल्व किया जाएगा कोर्ट के बाहर ही। ठीक है। इसमें जो है वॉलंटरी ऑप्शन ये भी दिया जा रहा है कि अगर प्राइवेट सेक्टर भी ऐसा करना चाहता है गवर्नमेंट के साथ, अपने डिस्प्यूट्स को जो है वो टैक्स से रिलेटेड डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना चाहता है, तो वो कर सकता है। अब ऐसे ही आपको विवाद से विश्वास स्कीम याद होगी, है ना, 2020 में आई थी। इसमें था कि टैक्स पेयर्स और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसको जो है वो रिजॉल्व करने का जो है वो एक तरह से मेथड निकाला था। इसमें जो है इंटरेस्ट और पेनल्टी के ऊपर फुल वेवर दिया जा रहा था एक इंडिविजुअल को, अगर वो अपनी अमाउंट प्रॉपरली डिस्क्लोज करता है तो। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग, साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली एस्ट्रोनॉमर्स ने नासा का हबल स्पेस टेलीस्कोप इस्तेमाल करते हुए एक आइसोलेटेड वाइट ड्वार्फ स्टार का मास को डायरेक्टली मेजर किया है। और इस टेक्निक को क्या कहते हैं जिससे मास को मेजर करते हैं? ग्रेविटेशनल लेंसिंग। अब ग्रेविटेशनल लेंसिंग एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1915 में प्रिडिक्ट की थी। इसमें क्या होता है कि आप देखते हो कि कितने जो बड़े मास के ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक लाइट को बेंड कर पा रहे हैं क्या। तो ग्रेविटेशनल लेंसिंग में क्या होता है कि एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मैटर जैसे कि गैलेक्सीज जो है वो एक ऐसा ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो क्रिएट कर देती हैं जिससे कि जो लाइट जो दूसरे गैलेक्सीज से आ रही है लेकिन ऑफ कोर्स उसी सेम डायरेक्शन में आ रही है, वो बेंड हो जाती है या डिस्टॉर्ट हो जाती है। ठीक है। तो इससे जो है क्या पता लगता है हमें कि अर्ली गैलेक्सीज जो हैं जो बहुत दूर हैं, उनका मास कितना है, उस ग्रेविटेशनल लेंसिंग से हम पता लगा पाते हैं। तो हबल स्पेस टेलीस्कोप याद होगा आपको, 1990 में डिस्कवरी स्पेस शटल ने इसको डिप्लॉय किया था। एडविन हबल के नाम पर इसको रखा गया है। ये अल्ट्रावायलेट, विजिबल और नियर इंफ्रारेड जो है वो स्पेक्ट जो है आपके जो है आपके स्पेक्ट्रम में चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं म्यूऑन्स। ये आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसर्चर्स ने एक स्टडी कंडक्ट की है जिसमें कि जो फोर्ट्रेस वॉल है जियान जो है एंशियंट सिटी ऑफ चाइना, उसमें उनकी जो है जो फोर्ट्रेस वॉल है उसको जो है वो स्टडी किया जा रहा है, उसकी जो है एक तरह से मेजर भी किया जा रहा है। ठीक है, कि कितना वो विड्थ है उसकी, कितनी जो वो एक तरह से उसकी डेंसिटी कैसी है। ठीक है। सो अब जो है मुओग्राफी के थ्रू जो है कंडक्ट किया जाता है। मुऑन्स क्या होते हैं? मुऑन्स जो है आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जो कि स्पेस से आए हैं। और इसमें होता क्या है कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर जब कॉस्मिक रेज के साथ कोलाइड होता है तब ये म्यूऑन्स बनते हैं। तो ये या तो नेगेटिवली चार्ज होते हैं या पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ये होते तो हैं एक तरह से इलेक्ट्रॉन्स जैसे, लेकिन ये 207 टाइम्स मोर मैसिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपके इतने ज़्यादा मास के होते हैं कि ये आपके कितने भी मीटर्स ऑफ रॉक को जो है पेनेट्रेट कर पाते हैं आराम से विदाउट गेटिंग डिस्ट्रॉयड या फिर डिकेड। ठीक है। बहुत ही अनस्टेबल होते हैं, सिर्फ 2.2 माइक्रोसेकंड तक एग्जिस्ट करते हैं, उसके बाद ये कोलैप्स हो जाते हैं। अब म्यूऑन टोमोग्राफी में क्या होता है, 1960s में पहली बार इसको इस्तेमाल किया। पहले जो है इसमें होता है कि जैसे एक्सरे में होता है ना कि आप जो है एक्सरेज को आप एक पर्टिकुलर जो है ऑब्जेक्ट के थ्रू पास करते हो और फिर आप उसकी इमेजिंग क्रिएट करते हो। ऐसे ही म्यूऑन टोमोग्राफी में जो है आप बहुत ही जो वाइड स्ट्रक्चर्स हैं जैसे आपके ये वॉल्स हैं जो जिसकी मेजरमेंट की जा रही है, उसकी मेजरमेंट आप इस म्यूऑन पार्टिकल्स के थ्रू करते हो। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। ये भी साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सी डैक जो है वो कंट्री का पहला इंडिजिनसली डिजाइंड और डेवलप्ड फैमिली ऑफ माइक्रो प्रोसेसर बनाने पर काम कर रहा है। 1988 में इसको बनाया गया था। और इसको इसलिए बनाया गया था ताकि हम सुपर कंप्यूटर्स बना सकें, क्योंकि यूएस ने हमको सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया था। तो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 जो है 1991 में सी डैक ने बनाया था। अब सी डैक जो परम 8000 है वो इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर है। इसमें जितनी भी चिप्स और एलिमेंट्स हैं वो इंडिया ने अपने डोमेस्टिक मार्केट से ही प्रोक्योर की हैं और उसको उसके उसके थ्रू ही इसको बनाया है।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन मिनिस्टर जो है उन्होंने अनाउंस किया है कि वो डिपॉजिट लिमिट जो है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम की उसको बढ़ाएंगे। ठीक है, तो जैसे जो अभी सिंगल अकाउंट होल्डर्स हैं उनकी जो 4.5 लाख की लिमिट है उसको 9 लाख कर दिया गया है। 9 लाख की लिमिट जो है जॉइंट अकाउंट होल्डर्स की उनको उसको 15 लाख कर दिया गया है। तो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैक्ड ये स्मॉल सेविंग स्कीम है। इसमें कोई भी रेजिडेंट ऑफ इंडिया जो 10 साल से ऊपर की एज है वो इसका बेनिफिट ले सकता है। और मिनिमम नंबर ऑफ अकाउंट होल्डर्स या तो 1 हो सकते हैं या फिर मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। 5 साल का मैच्योरिटी पीरियड होता है। इसमें लॉक इन पीरियड भी होता है कि एक बार आपने पैसा जमा करा दिया तो वो लॉक इन हो गया 5 साल के लिए। लेकिन हाँ, प्री मेच्योर विड्रॉल 1 साल के बाद अलाउ होता है, लेकिन पेनल्टी के साथ। जो भी इनकम इससे डिराइव की जाती है वो TDS या टैक्स डिडक्शन के लिए यूज़ नहीं की होती है, या उसको नहीं देना पड़ता उस पर टैक्स। सो नेक्स्ट हम देखते हैं विश्व भारती यूनिवर्सिटी। आर्ट एंड कल्चर के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो है रिसेंट उनको हेरिटेज टैग जो है यूनेस्को का दिया जाने वाला है एज वर्ल्ड्स फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी। इंडिया की मेजर सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी है जो शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। इसको हम एक तरह से सेंटर फॉर विजुअल आर्ट प्रैक्टिस और रिसर्च मानते हैं। 1921 में इसको रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बनाया था। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का टैग इसको 1951 में मिला। इसके पहले वाइस चांसलर भी रथिंद्रनाथ टैगोर जी थे, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी के सन हैं। ठीक है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही जो है इनके वाइस चांसलर जो है वो यूनिवर्सिटी के अपॉइंट करते हैं। विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो है वो अपने कल्चरल फेस्टिवल्स पौष मेला और बसंत उत्सव के लिए बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आगरा फोर्ट। ये भी आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। दिल्ली हाई कोर्ट ने रिसेंटली ASI से जवाब मांगा है, क्योंकि ASI ने कुछ रजिस्टर्ड ट्रस्ट को छत्रपति शिवाजी महाराज की जो है बर्थ एनिवर्सरी आगरा फोर्ट में सेलिब्रेट करने से मना कर दिया था। ठीक है, उसकी परमिशन नहीं दी थी। तो आगरा फोर्ट क्या है? 16th सेंचुरी फोर्ट है, रेड सैंडस्टोन का बना है यमुना रिवर के ऊपर, और ये ताजमहल से 5 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट दूर है। एम्परर अकबर के टाइम पर इसको बनाया गया था, लेकिन जो करंट शेप है इसकी शाहजहाँ के टाइम पर बनाई गई थी। और मुगल डायनेस्टी का ये मेन रेजिडेंस रहा है 1638 तक, जब जो है आगरा से दिल्ली कैपिटल जो है शिफ्ट कर दी गई थी। उसके बाद क्रिसेंट शेप फोर्ट है। आगरा फोर्ट के मेन 4 गेटवेज हैं। इसको 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस भी मिला है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रूरल एंड आर्कोलॉजिकल टूरिज्म ऑफ इंडिया। फर्स्ट G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग रैन ऑफ कच्छ में होने वाली है। इसमें रूरल और आर्कोलॉजिकल टूरिज्म इंडिया का दिखाया जाने वाला है। लाडपुरा खास विलेज मध्य प्रदेश का, खोनोमा विलेज नागालैंड का, और धोलावीरा जो गुजरात का, उसको साइट्स को शोकेस किया जाएगा। तो बेसिकली हम जो है लादपुरा खास विलेज अगर देखें तो ये बेस्ट रूरल टूरिज्म विलेज है। UNWTO ने इसको जो है वो रिकग्नाइज़ किया है। नागालैंड का खोनोमा विलेज, यहाँ पर इको टूरिज्म मॉडल पेश किया जाएगा। धोलावीरा आपको पता ही है, हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक साइट है जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस जिसको जुलाई 2021 में मिला है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं राइस ब्रांड, जो है आपके इकोनॉमी के एग्रीकल्चर टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। चाइना ने रिसेंटली राइस बैन को प्रमोट करना शुरू कर दिया है एज स्टेपल फूड, बिकॉज वहाँ पर फूड शॉर्टेज चल रहा है। वन ऑफ द मेन बाई प्रोडक्ट्स होता है ये राइस मिलिंग का, राइस ब्रांड। इसमें 14 से 18% ऑयल होता है, लेकिन ये ऑयल जो है वो अनसैचुरेटेड फैट्स, विटामिन E और अदर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट से रिच होता है। और इसको करंटली तो एनिमल फीड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसकी एंटी डायबिटिक, लिपिड लोअरिंग, हाइपोटेंसिव, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है। और इससे जो है बाउल फंक्शन, आपका पेट भी जो है वो एक तरह से साफ रहता है। So now let us see all these topics in English. So the first topic is follow on public offering. This topic is important for your economy section. So Adani Group has recently called off its 20,000 crore rupees follow on public offering after a day it was fully subscribed. So what is a follow on public offering? It is an option given to a company to which is already listed in the stock market, so that it can issue additional shares to investors. So a company could decide to either issue fresh shares to investors, or existing shareholders in the company get an option to sell their shares to their other investors. So through an FPO, a company can raise money to either pay off its debt or improve its capital structure. Okay, so there are two kind of FPOs. First, of course, is diluted one. The second one is non-diluted. As understandable from the
name itself. Diluted FPO means that you are diluting the ownership of existing shareholders by increasing the number of shares. So that's why ownership percentage of existing shares get increased. Whereas in non-diluted FPO, there is no such dilution in ownership of existing shareholders, because no new shares are issued. Only the shares which are held by non-public shareholders are being offered for the investors. So, what are the points which have been raised by Hindenburg research report on Adani Group? So, it said that the group is highly overvalued, the stock is highly overvalued, and the total amount of current assets in the group, the Adani Group, is less than the total amount of current liabilities. The promoters uh, have rather pledged their stocks to take on additional debt, and that the stocks are already highly inflated, so it would be that the debt is risky. The report has also raised certain concerns about the management team members who have a questionable past. So, because it has also been found that about 74% of ownership is by the promoters themselves in the Adani Group, and even the rest of the ownership, 26%, is not by the normal shareholders, but Adani Group has made certain shell companies. Using them, they are controlling a majority part of that remaining 26% shareholding also. Okay, so uh, there has been inadequate compliance also, because it has been found that one of the independent auditors which were hired to audit Adani Enterprise and Adani Total Gas, this auditor seems to be a too small company to audit such a large firm. So the next topic is Organization for Economic Cooperation and Development. So this topic is important for international relations. So Gujarat government has recently signed an agreement with OECD to conduct program for international student assessment test in the government schools of Gujarat. So OECD, it's an international organization of 38 countries. Typically democratic countries who are in favor of free market economy are part of it. So it was established in 1960 in Paris, and it publishes several economic reports, statistical data, etc. And what is the program for international students assessment? So it is an international assessment program in which the 15 years old students reading mathematics and science literacy is measured every 3 years. It was first conducted in the year 2000, and it is coordinated by OECD. So the next topic is settlement scheme. This topic is important for the governance section. So in the union budget, the finance minister has proposed a voluntary settlement scheme with standardized terms, so that commercial or contractual disputes concerning government undertakings can be amicably set. Okay, so what is this scheme? So it is aimed to settle contractual disputes of government and government undertakings, and under which the award is the award arbitral award is under challenge in a court. So a graded settlement term will be given to the other party, so that the dispute can be settled out of court. And a voluntary option is also being given to private sector in case they want to opt this scheme. Similarly, there was another scheme called Vivad Se Vishwas scheme, in which the government of India in 2020 sought settlement of disputes between taxpayers and income tax department. Okay. So the next topic is gravitational lensing. This topic is important for your science and tech section. Recently, astronomers have used NASA's Hubble Space Telescope to directly measure the mass of a single isolated white star, dwarf star, called LAWD 37. They have used the technique called gravitational lensing to measure the mass of this star. So what is gravitational lensing? So it involves the bending of light by objects of great mass, and gravitational lens occurs when a huge amount of matter, like a cluster of galaxies, etc., starts distorting or magnifying the light from distant galaxies, and they bend it, and the light is bent behind it, but it is in the same line of sight. Okay. So the amount of matter which is present between two phases of light basically determines if the light gets bent or not, if the based upon the gravitation of that particular mass. Using that technique, we can measure what is the measure of what is the total mass of that particular object. So you know that Hubble Space Telescope has been in the space since 1990, when the space shuttle Discovery deployed it
and it is observing the space in ultraviolet, visible, and near infrared spectrums. So the next topic is muons. This topic is also important for your science and tech section. As per a new study, researchers are examining the fortress wall of Xi'an, which is an ancient city in China. Tiny outer space particles called muons are being used to penetrate hundreds of meters of stone surfaces of this fortress wall. So this technique is called tomography or muography, in which the muons are used. Muons are subatomic particles which have come from space, or they rain from space to be particular, because when Earth's atmosphere collide with cosmic rays, these muons are developed. They are either negatively or positively charged. They resemble electrons, but they are 207 times more massive. They can travel through hundreds of meters of rock or other matter before getting absorbed or decayed, and they are highly unstable, and that's why they exist for just 2.2 microseconds. What is muon tomography? So it is similar to X-ray, and it is capable of getting large or wider structures scanned. It was first used in the year 1960s, but it has gained traction recently. So the next topic is Center for Development of Advanced Computing. This topic is important for your science and tech section. So CDAC is working on the country's first indigenously designed and developed family of microprocessors. And CDAC, it was established in 1988 to set up the supercomputers in India, because the US denied us the same. India's first indigenously developed supercomputer Param 8000 was developed in 1991 by CDAC. It's the first supercomputer built in India, and all the components which were used in this supercomputer were bought from open domestic market. So the next topic is post office monthly income scheme. This topic is important for your social issues. So Union Finance Minister has recently announced that there will be deposit limit increase for the post office monthly income scheme. So currently the single account holder is capable of getting maximum of 4.5 lakh in this post office monthly scheme, and this amount would be raised to 9 lakh. Similarly, for joint account holder, the amount would be raised from 9 lakh to 15 lakh rupees. So it's a government of India backed small savings scheme. Any resident of India who is above the age of 10 years of who is above the age of 12 or 10 years can opt for this scheme. At least one account holder, or at least or maximum 3 account holders can hold this post office MIS, and the maturity period is 5 years. There is a lock-in period also. So premature withdrawal is allowed after 1 year, but only with penalty. Any income that is derived from the scheme does not come under either TDS or tax deduction. So the next topic is Vishwa Bharati University. This topic is important for your art and culture section. So Vishwa Bharati University will soon get the heritage tag from UNESCO for being the world's first living heritage university. It is one of the major central government funded autonomous universities. It is located in Shantiniketan, that is in West Bengal. It is a known center for visual art practice and research in India. It was established in 1921 by Rabindranath Tagore ji. The first vice chancellor of this university was Rabindranath Tagore, that is the son of Rabindranath Tagore ji. And Vishwa Bharati University is renowned for its cultural festivals called Posh Mela and Basant Utsav. So the next topic is Agra Fort. This topic is again important for your art and culture section. So Delhi High Court has recently sought the answer or from response from the ASI, because they have denied permission to organize a cultural program to two registered trusts in lieu of birth anniversary of Chhatrapati Shivaji Maharaj. So what is Agra Fort? So it's a large 16th century fort of red sandstone located in located on Yamuna River. It is about 5 kilometers northwest of Taj Mahal, and it was commissioned under the Emperor Akbar in 1565. It remained the main residence of emperors of Mughal dynasty till 1638, until the capital was shifted to Delhi from Agra. It is a crescent-shaped fort, and Agra Fort has four main gateways. It was designated as a UNESCO World Heritage Site in 1983. So the next topic is rural and archaeological tourism of India. This is important for your art and culture and economy section both. So first, G20 tourism working group meeting would be held in Rann of Kutch, and in which we would be showcasing Ladpura Khas village of Madhya Pradesh for its best rural tourism potential.
recognized by UN WTO. Would also be showcasing Nagaland's Konoma village, which would be presenting its model ecotourism potential. So we'll also be showcasing Dholavira, which has recently got the World Heritage Site status in July 2021, and it's a known Hadappan civilization center. So the next topic is rice bran. This topic is important for your agriculture topic of economy. So China has recently started promoting rice bran as the staple food amid the ongoing food shortage in the country. It is one of the main byproducts of rice milling, and it contains about 14 to 18% of oil. It is also a good source of unsaturated fats, vitamin E, and other important nutrients. It is currently mostly used as an animal feed. It also has good health benefits like anti-diabetic, lipid lowering, hypotensive, antioxidant, and anti-inflammatory properties. And it also improves bowel function. So these are our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.